अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म सीरीज़ में लेक्चर 34 का पार्ट 2 कवर करेंगे। फ्रॉम मॉड्यूल 176 टू मॉड्यूल 180 टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 176 व्हिच इज़ इंट्रूशन डिटेक्शन एंड फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी वॉल होती है, एक तरह की दीवार होती है आपके प्राइवेट या फिर लोकल नेटवर्क के और इंटरनेट के दरमियान। इसका काम होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करना और ऑथराइज्ड एक्सेस को अलाउ करना। तो इन सिंपल वर्ड्स फायरवॉल इज़ लाइक कि जैसे किसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड होता है जो चेक रखता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, और सिर्फ जो ट्रस्टेड लोग होते हैं उस बिल्डिंग में रहने वाले जो होते हैं उनको सिर्फ अलाउ कर दो, और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखता है या फिर कोई ऐसा आदमी देखता है जो वहाँ नहीं रहता तो वो उसको रोक देता है। तो फायरवॉल सिंपली इसी तरह से काम करता है और आपके सिस्टम को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। और ये जो फायरवॉल होता है ये आपके किसी कंपनी के या फिर आपके घर के अपने नेटवर्क के दरमियान और इंटरनेट के दरमियान लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। इसका काम होता है किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को रोक देना, फ़िल्टर करना, और अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी दिखती है या फिर कोई ऐसा वायरस दिखता है जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो ये फायरवॉल उसको फ़िल्टर कर देता है, रोक देता है। और सिर्फ़ जो ट्रस्टेड डेटा होता है, जो किसी ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू आपके नेटवर्क के थ्रू आपके पास आ रहा होता है, सिर्फ़ उसको अलाउ करता है कि वो इस फायरवॉल के थ्रू पास कर सके। हमने पढ़ा था कि जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है ओवर द नेटवर्क तो वो पैकेट्स की सूरत में, छोटे-छोटे चंक्स की सूरत में ट्रांसफ़र होता है जिनको पैकेट्स कहते हैं। तो ये फायरवॉल जो है वो इन पैकेट्स को फ़िल्टर करती है बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस जहाँ से वो पैकेट आ रहा है, और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस यानी जहाँ वो पैकेट जा रहा है। तो इसके थ्रू आसानी होती है फायरवॉल को ये डिटेक्ट करने में कि कौन से आईपी एड्रेसेस जो हैं उनके थ्रू आने वाले पैकेट्स को अलाउ करना है और कौन से आईपी एड्रेसेस के थ्रू आने वाले पैकेट्स को ब्लॉक करना है। और जो फायरवॉल है वो आपके सिस्टम को 2 तरीके से प्रोटेक्ट करता है। पैकेट फ़िल्टरिंग हमने पढ़ा कि पैकेट्स को चेक किया जाता है, ईच एंड एवरी पैकेट को चेक किया जाता है कि उसका सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, और सेकंड होता है स्टेटफुल फायरवॉल के थ्रू। और स्टेटफुल फायरवॉल एक ऐसा फायरवॉल होता है जो ऑनगोइंग कनेक्शंस को स्टोर रखता है अपने पास और सिर्फ उन पैकेट्स को अलाउ करता है पास करने के लिए जो किसी वैलिड या फिर प्रूफ्ड कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया और आपके इस फ्रेंड ने कॉल आंसर की और आपने बात करना स्टार्ट कर दी। अब अगर क्या हुआ कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और अचानक से बीच में किसी रैंडम इंसान की आवाज़ आने लगे और वो आपसे बात करने लगे। वो स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है कि वो स्टोर रखता है अपने पास और वो याद रखता है कि आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और आपकी कॉल अभी एक्टिव है, तो वो सिर्फ़ आपके फ्रेंड की आवाज़ को सिर्फ़ अलाउ करता है, और अगर कोई और रैंडम वॉइस बीच में एंटर करने की कोशिश करती है तो उसको ब्लॉक करता है। ये जो मेमोरी होती है एक ऑनगोइंग कॉल की, ये कनेक्शन स्टेट कहलाती है। इसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप्स की और फायरवॉल्स भी होती हैं जिसका हमारे मॉड्यूल में सिर्फ ज़िक्र किया गया है, उनकी डिटेल नहीं बताई गई। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल्स, प्रॉक्सी फायरवॉल्स, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। तो ये बेसिकली हम अक्सर एडवांस कोर्सेज़ में ही पढ़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ उनके नाम बताए गए हैं। के बाद आईडीएस यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा कि फायरवॉल का काम होता है अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को ब्लॉक करना। लेकिन आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में क्या होता है, ये किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं करते बल्कि मॉनिटर करते हैं। इनका सिंपली काम होता है मॉनिटर करना, और अगर ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं तो उसको डिटेक्ट करना और फ़ौरन से सिस्टम को अलर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सीसीटीवी कैमरा होता है वो हर चीज़ वॉच करता है। अगर उसके साथ कोई अलार्म सिस्टम इंटीग्रेटेड है तो अगर कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो अलर्ट दे देता है, अलार्म बजा देता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं करता ट्रैफिक को, वो सिर्फ रिपोर्ट करता है। तो यही काम आईडीएस का होता है। और आईडीएस का काम होता है इंट्रूजन अटेम्प्ट्स को मॉनिटर करना कि कोई आपके सिस्टम में बिला वजह बीच में रैंडमली एंटर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या फिर कोई मलेशियस एक्टिविटी है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे हमने पढ़ा था मेलवेयर्स होते हैं लास्ट यूज़ में, तो कि ऐसा मैलवेयर आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा अगर किसी पॉलिसी की वायलेशन हो रही है, तो ये सब चीज़ें मॉनिटर करना इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का काम होता है। नाउ आईडीएस को नेटवर्क पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है, कुछ नेटवर्क बेस्ड आईडीएस होते हैं और होस्ट पे भी इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट होस्ट बेस्ड आईडीएस भी होती हैं। फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो फायरवॉल ट्रैफिक को ब्लॉक करती है, जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, अनऑथराइज्ड ट्रैफिक होती है उसको ब्लॉक करती है, जबकि आईडीएस सिर्फ डिटेक्ट करती है चीज़ों को, कोई अटैक्स वगैरह होते हैं उनको मॉनिटर करती है।
फायरवॉल जो है वो एक प्रिवेंटिव टूल है, यानी वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है किसी हार्मफुल अटैक से। कि आईडीएस जो है वो सिर्फ डिटेक्ट करता है, उसका काम होता है सिर्फ मॉनिटर करना। फायरवॉल अपना काम करता है बाय फिल्टरिंग पैकेट्स, और आईडीएस जो है वो सिस्टम के बिहेवियर को मॉनिटर करके अपना काम करता है। तो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज करें वन लाइन में, तो फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है और नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। और आईडीएस जो है वो इंट्रूजन अटैम्प्ट्स को, मलिशियस एक्टिविटीज़, कोई भी मैलवेयर है, वायरस है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनको सिर्फ डिटेक्ट करता है और अलर्ट करता है। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 177, विच इज़ बफर ओवरफ्लो अटैक्स। नाउ फर्स्टली बफर क्या होता है? बफर एक फिक्स साइज मेमोरी बॉक्स होता है जो डेटा स्टोर करने के लिए किसी प्रोग्राम को दिया जाता है। तो वो बफर ओवरफ्लो तब होता है जब कोई प्रोग्राम किसी बफर की कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें डेटा स्टोर करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ग्लास है और उसकी कैपेसिटी है कि वो 1 लीटर पानी स्टोर कर सकता है, और उसमें अगर आप 2 लीटर पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि वो ओवरफ्लो करेगा। तो जब कोई प्रोग्राम किसी बफर की कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें डेटा स्टोर करने की कोशिश करता है, तो उससे डेटा ओवरफ्लो होता है, और उस बफर के आसपास जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं उनमें डेटा चला जाता है। तो इससे क्या होता है, जो अटैकर्स होते हैं वो कुछ मलिशियस डेटा और वायरसेस इसी इनपुट के साथ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोग्राम है जिसमें बफर है, नहीं एक फिक्स साइज का मेमोरी बॉक्स है, तो अटैकर्स क्या करते हैं कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इनपुट भेज देते हैं, और उस लार्ज इनपुट के साथ मलेशियस कोड भी शामिल हुआ होता है जो आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है। नाउ जब भी कोई बफर ओवरफ्लो करता है, तो जितना भी एक्स्ट्रा डेटा होता है वो वेरिएबल्स को ओवरराइट करता है, फंक्शन पॉइंटर्स को ओवरराइट करता है और एड्रेसेस रिटर्न करता है। नाउ ये फंक्शन पॉइंटर क्या होता है? एक ऐसा पॉइंटर जो हमें बताता है कि कौन सा फंक्शन रन करना है। तो अटैकर क्या करते हैं कि वो इस फंक्शन पॉइंटर को ओवरराइट करते हैं, और उसको इस तरह से सेटअप कर दिया जाता है कि वो पॉइंटर किसी एक्चुअल फंक्शन को रन करने के बजाय, उसको पॉइंट करने के बजाय जो मलिशियस कोड होता है उसको पॉइंट आउट करता है और उसको रन करता है, इंस्टेड ऑफ द फंक्शन जो एक्चुअल में रन होना था। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तब तब वो मैलिशियस कोड जो है वो पूरे सिस्टम पे रन होता है, और जिसकी वजह से जो अटैकर होता है उसको पूरे सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है। तो इस बफर ओवरफ्लो ये आपके सिस्टम के लिए इतना हार्मफुल है, इतना डेंजरस इसलिए क्योंकि इसकी वजह से आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है, और जो भी अटैकर है उसके पास पूरा आपके सिस्टम का कंट्रोल चला जाता है। वो कुछ भी तरह का वायरसेस और मलिशियस कोड आपके सिस्टम पर एग्जीक्यूट कर सकता है, और कुछ भी आपके प्रोग्राम के बिहेवियर में और आपके सिस्टम में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। और इस चीज़ को, बफर ओवरफ्लो को, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सी और सी प्लस प्लस में अक्सर क्या होता है कि सिर्फ जो है वो अलाउ किया जाता है कि प्रोग्रामर्स जो हैं वो मेमोरी को मैन्युअली मैनेज करें, बजाय इसके कि वो कोई फिक्स साइज मेमोरी बॉक्स इस्तेमाल करें, यानी बफर इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होता है कि बफर ओवरफ्लो का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बट एज कम्पेयर टू सी एंड सी शार्प, सॉरी सी एंड सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प में एक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि बफर ओवरफ्लो का रिस्क बहुत ज़्यादा कम कर देता है। नाउ ये जो बफर ओवरफ्लो है ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है बिकॉज़ ऑफ पुअर प्रोग्रामिंग, या फिर प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स की वजह से भी बफर ओवरफ्लो हो सकता है। तो अगर हम इस मॉड्यूल को वन लाइन में समराइज़ करें, तो बफर ओवरफ्लो तब अकर होता है जब कोई प्रोग्राम किसी मेमोरी की कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें डेटा स्टोर करने की कोशिश करता है। इसकी सूरत में क्या होता है कि वो जो डेटा होता है वो एडजेसेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके साथ कुछ मलिशियस कोड और वायरसेस भी होते हैं, जो जब जब प्रोग्राम चलता है तब तक वो आपके सिस्टम पर रन करता है, जिसकी वजह से अटैकर के पास आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल चला जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से मॉडिफ़िकेशंस कर सकता है। Now, next module is 178, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी। इस मॉड्यूल के दो पार्ट्स हैं, ऑपरेशन सिक्योरिटी सिस्टम और वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी क्या होती है? नाउ जिस तरह जब आप कोई नया घर लेते हैं तो उसमें रहने से पहले आप उसको अच्छी तरह से सिक्योर बनाते हैं अपने रहने के लिए, उसी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जो किसी नए सिस्टम पर इंस्टॉल किया जाता है उस सिस्टम को कम्प्लीटली सिक्योर बनाने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी में सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग करने का, यानी बिफोर जब आप इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे पहले कि आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल कि कौन ये सिस्टम इस्तेमाल करेगा, इसका एडमिन कौन होगा, डेटा किस जगह स्टोर किया जाएगा और जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो किस लेवल का वो डेटा होगा, मतलब कितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। जैसे अगर कोई बैंक का सर्वर है तो उसको बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत है और अगर किसी स्टूडेंट का पीसी है तो उसको बेसिक सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो सिक्योरिटी जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है प्लानिंग से, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले ये प्लानिंग की जाती है। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आप जो इंस्टॉलेशन कर रहे हो उसको सिक्योर बनाना है और उसके लिए बायोएस सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। बायोएस इज़ लाइक आपके घर का मेन गेट। अगर ये खुला होगा तो कोई भी आपके सिस्टम में, आपके घर में एंटर कर सकता है। तो अगर बायोएस खुला है तो कोई भी आपके सिस्टम में किसी सीडी के ज़रिए, अब तो सीडी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, बट किसी यूएसबी के ज़रिए, किसी केबल के ज़रिए आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है। तो इसके लिए आप कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल आप बायोएस पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी कभी आप अपने सिस्टम में कोई यूएसबी या कोई केबल लगाएँ तो वो एक पासवर्ड माँगे और जब तक वो पासवर्ड एंटर ना किया जाए तब तक उस यूएसबी या फिर केबल का कनेक्शन आपके सिस्टम से ना किया जाए। नाउ हर सिक्योरिटी सिस्टम में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सिक्योरिटी होल्स होते हैं एंड इट्स लाइक कि कुछ फ्लॉज़ होते हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ ऐसे बग्स होते हैं सॉफ्टवेयर के कोड में या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, जो जिसका इस्तेमाल करके कोई हैकर जो है वो आपके सिस्टम में अनऑथराइज़्ड एक्सेस गेन कर सकता है और आपके डेटा स्टील कर सकता है, आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस के साथ अपडेटेड हो और ये आपको जब करना है जब आप मतलब कोई भी एप्लीकेशंस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने से पहले आपको ये काम करना है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को अब सिक्योर करने का और इसके ज़रिए अपने सिस्टम को सिक्योर करने का पहला तरीका हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन से पहले की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम अपनी इंस्टॉलेशन को सिक्योर कैसे बनाते हैं। तीसरी चीज़ होती है अपने सिस्टम से अननेसेसरी चीज़ों को, सर्विसेज़ को हटा देना, रिमूव कर देना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्विसेज़ होंगी उतना ही ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएगा। तो जो भी अनयूज़ सर्विसेज़ हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते, कुछ ऐसे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके लिए अननेसेसरी हैं, तो उनको अपने सिस्टम से रिमूव कर दिया जाए। इसके बाद यूज़र्स एंड परमिशन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यूज़र्स को उनके रोल्स की बेसिस पर एक्सेस दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यूज़र है तो उसको एडमिन एक्सेस ना दे दिया जाए। हर यूज़र को अगर एडमिन एक्सेस मिल जाएगा तो उनकी जो अथॉरिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हर यूज़र को उसके रोल की बेसिस पर ही एक्सेस दिया जाए और हर सिस्टम में कुछ डिफ़ॉल्ट परमिशंस होती हैं, उनको अवॉइड किया जाए। नाउ फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई फ़ाइल है जो टीचर्स भी देख रहे हैं और स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, बट स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ उस फाइल को देख सकते हैं, बट टीचर्स के पास ये एक्सेस हो कि वो उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूज़र रोल उनकी बेसिस पर दे रहे हैं कि वो उस फाइल जो है वो सिर्फ रीड ओनली होनी चाहिए, कि वो उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते और टीचर्स के पास ये एक्सेस होना चाहिए कि वो उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकें। तो हमें हर यूज़र को उनके रोल की बेसिस पर एक्सेस देना चाहिए। एडमिन एक्सेस हर किसी को अगर दे देंगे तो उससे भी हमारे सिस्टम को कोई नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें अपने सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी इनफ नहीं होती। हमें कुछ एंटीवायरस इंस्टॉल करने चाहिए, कुछ मैलवेयर रिमूव करने के लिए टूल्स यूज़ करने चाहिए, फायरवॉल्स इंस्टॉल करनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वो इंस्टॉल करना चाहिए ताकि हम अपने सिस्टम की सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा सकें। इसके अलावा हम अपने सिस्टम पर सिर्फ ट्रस्टेड एप्लीकेशंस को ही रन करें। जैसे अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है या फिर कोई सेफ ब्राउज़र है, सिर्फ उसको अलाउ करें। फॉर एग्जांपल कोई अननोन एक्सटेंशन की फ़ाइल हमारे पास है तो हम हमारे सिस्टम उसको एक वार्निंग दे, एक अलर्ट दे उसको रन करने से पहले। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इन सब वेज़ को इस्तेमाल करके हम अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। नाउ सेकंड पार्ट इस मॉड्यूल का है वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी। नाउ वर्चुअलाइजेशन इज़ लाइक कि एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी मल्टीपल फैमिलीज़ रह रही हैं और वो रेंट पे रह रही हैं। इसी तरह वर्चुअलाइजेशन में एक सिंगल फिजिकल सर्वर या फिर एक से ज़्यादा फिजिकल सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर रहे होते हैं। जिस तरह के अगर एक बिल्डिंग में मल्टीपल फैमिलीज़ रह रही होती है तो उनके अपने-अपने सेपरेट अपार्टमेंट्स होते हैं। इसी तरह जब एक फिज़िकल सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर रही होती है तो उनके अपने-अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ अब क्योंकि एक सिंगल सर्वर के ऊपर मल्टीपल मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर रही हैं तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए।
जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आइसोलेशन का। किसी एक वर्चुअल मशीन से किसी दूसरी वर्चुअल मशीन पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि 2 वर्चुअल मशीन्स के बीच में कोई डेटा लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक वर्चुअल मशीन हैक हो जाती है, कोई सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो उससे दूसरे पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, वो सेफ़ रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको मॉनिटर करते रहना चाहिए। हमें सीपीयू की यूसेज पे मॉनिटर करना चाहिए, नेटवर्क एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहिए और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हमें नज़र में आती है तो उसको उस पर नज़र रखनी चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए और उसके मुताबिक एक्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इमेजेस होती हैं, स्नैपशॉट्स होते हैं, उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ही एक्सेस कर सकता है, कोई और एक्सेस ना कर पाए, इस चीज़ की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। ना स्नैपशॉट्स क्या होते हैं कि आपका सिस्टम जो है थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो हाइपरवाइज़र होता है, वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है वो स्नैपशॉट्स लेते रहता है बैकअप के लिए, ताकि अगर किसी वजह से सिस्टम क्रैश कर जाता है तो बाद में चीज़ों को रिकवर करना आसान हो। इसके अलावा नाउ यह जो वर्चुअलाइज़ेशन सिक्योरिटी होती है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो एक सिक्योर हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो हाइपरवाइज़र इंस्टॉल किया जा रहा है वो किसी ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू आए। सेकेंडली ये जो हाइपरवाइज़र होता है इसको एक्सेस करने के लिए जो परमिशंस होती हैं और अथॉरिटीज़ होती हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, यानी कि सिर्फ जो एडमिन्स हैं सिर्फ वही इन हाइपरवाइज़र्स को और वर्चुअल मशीन इमेजेस को और स्नैपशॉट्स को एक्सेस कर सकते हैं, कोई और उनको एक्सेस ना कर सके जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना हो। जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएँ, जैसे कि वो हाइपरवाइज़र एक्सेस नहीं कर सकते या फिर जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई मॉडिफ़िकेशंस नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रॉपर डिवाइस मैपिंग की जाए, यानी कि जो वर्चुअल डिवाइसेज़ हैं उनको बिल्कुल ही प्रॉपर्ली मैप्ड किया जाए फिज़िकल डिवाइसेज़ के साथ। नाउ फिज़िकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को करेक्टली आइडेंटिफ़ाई करना, कॉन्फ़िगर करना और उनको फिज़िकल हार्डवेयर के साथ लिंक करना, ये प्रोसेस कहलाता है डिवाइस मैपिंग। इसके अलावा नेटवर्क मॉनिटर किया जाए, यानी कि जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनके नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाए और अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखे तो उसको डिटेक्ट करके उसके मुताबिक एक्ट किया जाए। तो अगर हम इस मॉड्यूल को वन लाइन में समराइज़ करें, ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाती हैं। इसके अलावा वर्चुअल मशीन्स, हाइपरवाइज़र्स और दूसरे रिसोर्सेज़ की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, कॉन्फ़िगरेशन, आइसोलेशन एंड मॉनिटरिंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 179 व्हिच इज़ थ्रेट, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों होती हैं और हम उनको उनसे जो नुकसान हो सकता है उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एक वन लाइन में देखें तो थ्रेट का मतलब होता है डेंजर, खतरा। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस या फिर आपके सिस्टम में अगर कोई कमी है, कोई फ्लॉ है। और रिस्क जो है वो इस डेंजर यानी थ्रेट और वल्नरेबिलिटी की वजह से आपके सिस्टम को क्या नुकसान होने के चांसेस हैं, वो रिस्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं कि आपका घर है और आपके घर में अगर कोई विंडो जो है वो खुली रहती है या फिर कोई लॉक है और वो वीक है, तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। थ्रेट क्या होगा कि इस वल्नरेबिलिटी की वजह से, यानी उस खुली विंडो की वजह से या फिर उस ख़राब लॉक की वजह से आपके घर में चोर आ सकता है, तो ये एक थ्रेट है। और रिस्क क्या होगा कि इन इस थ्रेट यानी उस चोर के वजह और उस खुली विंडो की वजह से आपके घर में चोरी हो सकती है, फिर कोई और नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्रेट क्या होता है। थ्रेट बेसिकली एक ऐसा पोटेंशियल सिक्योरिटी डेंजर होता है जो आपके सिस्टम की प्राइवेसी को, डेटा को और आपके नेटवर्क को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। तो बेसिकली जब कोई थ्रेट असल में एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, यानी कि वो सच हो जाता है, तो वो एक अटैक कहलाता है। की पॉइंट्स इसके कुछ ये हैं कि सबसे पहले जो ये थ्रेट है, ये मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमैटिक भी हो सकती है। मैनुअल मतलब कोई ह्यूमन हैकर भी हो सकता है और ऑटोमैटिक मतलब कोई वायरस हो सकता है, मैलवेयर हो सकता है, कोई ऐसा बग हो सकता है। नाउ जो थ्रेट है ये हमेशा आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ का, यानी आपके सिस्टम में कोई कमी है, कोई वीकनेस है तो उसका फ़ायदा उठाती है। कुछ एग्ज़ाम्पल, कोई हैकर है और वो आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई मैलवेयर है जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके सिस्टम पे कोई डॉस अटैक किया जा रहा है। तो ये जो थ्रेट जब एक्चुअली में एग्जीक्यूट की जाती है तो ये एक अटैक कहलाता है। नो वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम का कोई ऐसा वीक पॉइंट होता है, वीकनेस होती है, कोई एक फ्लॉ होता है या कोई कमी होती है जिसकी वजह से थ्रेट यानी कि जो भी आपके सिस्टम को जिससे खतरा है वो एक्चुअल में हो सकता है। बगैर किसी वल्नरेबिलिटी के जो थ्रेट है
वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है, आपका सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, तो कोई थ्रेट ही नहीं होगा आपके सिस्टम में, कोई खतरा ही नहीं होगा। तो ये वल्नरेबिलिटीज़ होती क्यों हैं? अगर आपके सिस्टम में प्रोटेक्शन की कमी है, पासवर्ड्स वीक है, कोई फायरवॉल नहीं है, कोई एंटीवायरसेस नहीं है, यानी इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन की वजह से आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज़ हो सकता है, जैसे कुछ जब हम कोई सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती हैं। अगर हम उसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर ना करें, तो फिर वो भी हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं, जैसे कोई एक्सेस कंट्रोल रूल्स नहीं है, यानी कि जो एडमिन के अथॉरिटीज़ होती है, जो एडमिन के कंट्रोल में चीज़ें होती हैं, वो कोई नॉर्मल यूज़र भी कर पा रहा है, तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी की वीकनेसेस हैं, जो किसी थ्रेट को या फिर किसी डेंजर को एंटर कर सकती हैं आपके सिस्टम में। इसके अलावा कुछ यूज़र एरर्स भी होते हैं, अगर यूज़र किसी स्कैम वाले, किसी फ्रॉड वाले लिंक पे, किसी फ़िशिंग लिंक पे क्लिक कर दे या फिर बहुत ज़्यादा ईज़ी टू क्रैक पासवर्ड्स इस्तेमाल करे, तो ये भी एक हार्मफुल चीज़ हो सकती है, इनको क्रैक करना आसान होता है। इसके अलावा कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इश्यूज़ होता है, अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग है, तो ये चीज़ भी आपके सिस्टम के लिए जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। या फिर आपका सिस्टम जिस तरह से डिज़ाइन हुआ है, वो ठीक नहीं है, यानी कोई एन्क्रिप्शन नहीं है, डेटा एन्क्रिप्ट नहीं होता ट्रांसफ़र होने के दौरान, या फिर आइसोलेशन नहीं है 2 वर्चुअल मशीन्स के दौरान। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो वल्नरेबिलिटीज़ बनाती हैं, जिससे इन अ लॉन्ग टर्म आपके सिस्टम को थ्रेट्स मिलती हैं और बहुत खतरा होता है। थर्ड चीज़ होती है रिस्क। रिस्क जो है वो एक पॉसिबिलिटी होती है नुकसान की। नाउ ये जो पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है आपके सिस्टम को थ्रेट्स की वजह से, वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से क्या कुछ लूज़ करना पड़े। जो चांस है, ये रिस्क कहलाता है। रिस्क हमें बताता है कि कोई सिचुएशन कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। नाउ हम इस रिस्क को मेजर कैसे कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ पे, यानी हमारे सिस्टम में कितनी ज़्यादा वीकनेसेस हैं। जितनी ज़्यादा वीकनेसेस होंगी, उतना ही ज़्यादा थ्रेट लेवल हाई होगा, और जितना ज़्यादा थ्रेट लेवल हाई होगा, उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा। सो इन शॉर्ट, थ्रेट और वल्नरेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें मिलकर रिस्क बढ़ाती हैं। अगर थ्रेट या वल्नरेबिलिटी में से कोई भी एक चीज़ ज़ीरो होगी, तो ऑटोमेटिकली रिस्क भी ज़ीरो हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्रेट और वल्नरेबिलिटी, कोई एक भी चीज़ ज़ीरो होगी, तो रिस्क भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, थ्रेट जो है, थ्रेड आपके सिस्टम में एक सिक्योरिटी ब्रीच का पोटेंशियल कॉज होता है, एक वजह होती है जिसकी वजह से आपके सिस्टम में कोई हार्मफुल चीज़ एंटर कर सकती है। वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम की वीकनेस होती है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और रिस्क जो है वो एक पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाकर थ्रेट्स एंटर कर सकती है। नाउ अगर हम इसको समराइज़ करें, तो थ्रेट बेसिकली एक अटैकर होता है, वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम की कमज़ोरी होती है, और रिस्क ये होता है कि अगर अटैकर ने उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लिया, तो कितना नुकसान होगा। इसके बाद मूविंग ऑन टू द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर 180, विच इज़ थ्रेट एजेंट्स। थ्रेट एजेंट बेसिकली वो चीज़ या वो इंसान होता है जो आपके सिस्टम पर एक्चुअली में अटैक करता है। थ्रेट यानी कि खतरा, वल्नरेबिलिटी यानी आपके सिस्टम की वीकनेस, और थ्रेट एजेंट जो है वो अटैकर होता है। बगैर किसी थ्रेट एजेंट के एक थ्रेट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक एनालॉजी से समझते हैं, एक बैंक है विच इज़ एन आईटी सिस्टम, उसका लॉक जो है वो कमज़ोर है, वीक है, तो ये एक वल्नरेबिलिटी है उसकी। और रॉबरी होती है, तो वो कहलाता है अटैक, और जो रॉबर है, जो चोर है, उसको कहते हैं थ्रेट एजेंट। नाउ ये जो थ्रेट एजेंट है, ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंसान भी हो सकता है और कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। प्रिविलेज्ड भी हो सकता है और नॉन प्रिविलेज्ड भी हो सकता है। नॉन प्रिविलेज्ड का मतलब है कि कोई इनसाइडर, कोई अंदर की चीज़ या कोई अंदर का बंदा आपका जो है अटैक परफॉर्म करता है। यानी फॉर एग्जांपल, कोई एडमिन है सिस्टम का और वो अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करता है और आपके सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो वो कहलाएगा प्रिविलेज्ड थ्रेट एजेंट। नॉन प्रिविलेज्ड थ्रेट एजेंट कोई आउटसाइड का बंदा या सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रीच करके आपके सिस्टम में एंटर हो और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाए। नाउ कितनी तरह के थ्रेट एजेंट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले एनोनिमस अटैकर। कौन होता है ये? नॉर्मली कोई अननोन एक्सटर्नल यूज़र, जिसके पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होती, यानी कोई बाहर का बंदा होता है, आपके सिस्टम से रिलेटेड नहीं होता। जो इनोनिमस अटैकर्स होते हैं, यूजुअली इनको क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो ये क्या करते हैं कि कुछ बेसिक नेटवर्क अटैक्स करते हैं और आपके सिस्टम में जो यूज़र क्रेडेंशियल्स होते हैं, आईडी, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट इन्फो, इन सबको स्टील करने की, चुराने की कोशिश करते हैं, डेटा लीक करने की कोशिश करते हैं।
इस यानी कि जो वीक पासवर्ड्स होते हैं, तो कोई आपके सिस्टम में कोई ओपन पोर्ट्स हैं, उनके ज़रिए आपके सिस्टम में एंटर करते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपके सिस्टम में एंटर करते हैं और डेटा स्टील करते हैं। इस तरह के जो एनोनिमस अटैकर्स होते हैं, उनको यूजुअली कुछ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स के ज़रिए ब्लॉक किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा टाइप होती है मैलिशियस सर्विस एजेंट। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड थ्रेट एजेंट होते हैं जो एक लेजिटिमेट क्लाउड सर्विस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि ये कोई एक्चुअल ऑथेंटिक क्लाउड सर्विस है, जबकि इसके अंदर मलिशियस कोड होता है। ये आपके सिस्टम में आपकी क्लाउड ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करते हैं, यानी कि जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उस बीच में जो पैकेट्स होते हैं, डेटा पैकेट्स, उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, चेंजेस कर देती हैं और क्लाउड के अंदर जो डेटा होता है उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस उसमें कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उन पर स्पाई कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा थ्रेट एजेंट ख़तरनाक इसलिए क्योंकि ये देखने में ऑथेंटिक लगता है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स लगती है, जबकि असल में ये मलिशियस होता है और आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है। थर्ड होता है ट्रस्टेड अटैकर। ये जो है एक बेसिकली एक ऑथेंटिक लेजिटिमेट क्लाउड कंज्यूमर होता है, जिसके पास एक वैलिड एक्सेस होता है और वो अपने एक्सेस का मिसयूज़ करता है, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये टाइप क्या करते हैं, दूसरे क्लाउड यूज़र्स पर अटैक करते हैं, उनका डेटा चुराते हैं और जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं उनको लॉन्च करते हैं। और अगर आपके सिस्टम में कोई ऑथेंटिकेशन प्रोसेसेस वीक हैं, उन वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई आपकी क्लाउड सर्विस का कोई लेजिटिमेट क्लाउड यूज़र है, जो आपकी सर्विस इस्तेमाल करता है और वो किसी दूसरे क्लाउड यूज़र को उसका डेटा हैक करे, तो ये कहलाता है ट्रस्टेड अटैकर। इसके बाद फोर्थ होता है मैलिशियस इनसाइडर। ये एक ह्यूमन थ्रेट एजेंट होता है, जो कि कोई भी आपके सिस्टम का करंट या फिर फॉर्मर एम्प्लॉय हो सकता है, जो अभी आपके सिस्टम में है या फिर पहले कभी हुआ करता था। इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स अभी हैं या फिर पहले जब वो था आपके सिस्टम का एम्प्लॉय था, तो तब उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते थे। तो ये जो मैलिशियस इनसाइडर होता है, ये हमेशा एक ह्यूमन थ्रेट एजेंट होता है और ये इतना ज़्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि उसको आपके इंटरनल सिस्टम्स के बारे में सब नॉलेज होती है और आपके सिस्टम में कहाँ-कहाँ कौन से लूप होल्स हैं, यानी कौन-कौन सी वीकनेसेस हैं आपके सिस्टम की, ये सारी नॉलेज होती है और इसका अपने एक्सेस का गलत इस्तेमाल करके ये डेटा चुरा सकते हैं, आपके सिस्टम को सैबोटाज कर सकते हैं। सैबोटाज का मतलब होता है आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो बैकअप्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म नुकसान आपके सिस्टम को पहुँचा सकते हैं, जिनसे रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो ये इनसाइडर अटैक्स होते हैं, इनको डिटेक्ट करना और इनसे बचना, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम जल्दी से एक कंपैरिजन करते हैं तमाम टाइप्स के थ्रेड एजेंट्स के दरमियान। सबसे पहले एक एनोनिमस अटैकर जो होता है वो एक एक्सटर्नल सोर्स होती है, जो ह्यूमन भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और इसका डेंजर लेवल मीडियम होता है। देन मलेशियस सर्विस एजेंट जो है वो इंटरनल होता है और ये जो है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड थ्रेट एजेंट होता है और इसका डेंजर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके बाद एक ट्रस्टेड अटैकर जो है वो इंटरनल होता है उस और ये एक ह्यूमन बेस्ड थ्रेट एजेंट होता है, एक इंसान होता है हमेशा और इसका डेंजर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जो मलेशियस इनसाइडर होता है सबसे ज़्यादा डेंजरस एक थ्रेट एजेंट होता है, जो कि इंटरनल होता है और एक इंसान होता है जो आपके सिस्टम का करंट या फिर फॉर्मर एम्प्लॉय हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा डेंजरस आपके सिस्टम के लिए इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ा उसको आपके सिस्टम के बारे में तमाम नॉलेज होती है, इंटरनल लूप होल्स के बारे में और आपके सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कौन-कौन सी चीज़ वीक है, इन सब के बारे में नॉलेज होती है। नाउ अगर हम इसको समराइज़ करें, तो थ्रेट एजेंट जो है वो बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है जो कैपेबल होती है, जिसके पास इतनी पावर होती है कि वो एक अटैक आपके सिस्टम पे कर सके। एनोनिमस अटैकर जो है एक नॉन प्रिविलेज्ड एक्सटर्नल अटैकर होता है, यानी कोई बाहर का बंदा भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ट्रस्टेड हैकर एक लेजिटिमेट यूज़र होता है जो आपके सिस्टम की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा होता है और वो दूसरे अटैकर्स सॉरी जो दूसरे यूज़र्स होते हैं आपकी सर्विसेज के उनको हार्म करता है, अपनी रिसोर्सेज का, अपनी सर्विस सॉरी अपनी जो राइट्स हैं उनका गलत इस्तेमाल करें। इसके बाद मलेशियस हाइडर कोई करंट या फॉर्मर एम्प्लॉय हो सकता है जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का गलत इस्तेमाल करे। तो थ्रेट एजेंट बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है जो अटैक एक्चुअली में परफॉर्म करती है। अब चाहे वो कोई बाहर का हैकर हो, कोई क्लाउड का यूज़र हो, सर्विस हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई एम्प्लॉय हो। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेस्ट फेज़।
फर्स्ट एमसीक्यूज इज अकॉर्डिंग टू NIST कंप्यूटर सिक्योरिटी मेनली एम्स टू प्रोटेक्ट। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मेन पर्पस क्या प्रोटेक्ट करना होता है वो आपने बताना है। देन सेकेंड एमसीक्यूज इज विच सिक्योरिटी प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑल्टर्ड विदाउट ऑथराइजेशन। कौन सा सिक्योरिटी प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई बगैर किसी ऑथराइज्ड एक्सेस के, यानी कोई चेंज नहीं किया गया। थर्ड एमसीक्यूज इज विच टाइप ऑफ ट्रस्ट डिपेंड्स ऑन ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स। कौन सी तरह का ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स पर डिपेंड करता है। देन फोर्थ एमसीक्यूज इज विच क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन इंश्योर्स दैट अ सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग अ मैसेज। क्रिप्टोग्राफी में कौन सा फंक्शन ये इंश्योर करता है कि एक सेंडर मैसेज सेंड करने के बाद उससे डिनाई ना कर पाए। देन फिफ्थ एमसीक्यूज इज फिंगरप्रिंट एंड रेटिना स्कैन आर एग्जांपल्स ऑफ। कौन सी ऑथेंटिकेशन की एग्जांपल है फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन। देन सिक्स्थ एमसीक्यूज इज विच मैलवेयर रिकॉर्ड्स यूजर की स्ट्रोक सीक्रेटली। कौन सा मैलवेयर है जो यूजर की की स्ट्रोक्स को कैप्चर करता रहता है, यानी आप कौन कौन सी कीज पर क्लिक कर रहे हैं उनको वन बाय वन सीक्वेंस वाइज स्टोर करता रहता है अपने पास। Then seventh MCQ is the primary goal of a denial of access attack is to। denial of access attack का primary goal क्या होता है, उसका purpose क्या होता है वो आपने बताना है। Then eighth MCQ is a stateful firewall differs from a packet filtering firewall because एक stateful firewall में और packet filtering firewall में major difference क्या होता है वो आपने बताना है। Then ninth MCQ is a buffer overflow occurs। buffer overflow कब होता है, किस situation में होता है। Then 10th MCQ is which is the most important security concern in virtualization। virtualization में सबसे ज़्यादा important security concern क्या होता है। Then 11th is a vulnerability is best described as। vulnerability क्या होती है वो आपने बतानी है। And then last is 12th MCQs which threat agent is considered the most dangerous due to administrative access। कौन सा थ्रेट एजेंट है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होता है और जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है वो आपने बताना है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, जो कमेंट्स डाउन करें जितने भी आंसर्स हैं एमसीक्यूज़ के, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।